हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी के एक बहुत बड़े पोएट, मिस्टिक, पेंटर, इनग्रेवर विलियम ब्लेक की एक रचना द चिमनी स्वीपर को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम कविता को शुरू करें, आइए हम थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये हैं विलियम ब्लेक साहब। इनका जन्म 28 नवंबर 1757 को लंदन में हुआ था। इनके पिताजी एक होजियर थे, कपड़ा के व्यवसायी थे, लेकिन इनका मन कभी भी उस तरह के बिजनेस में नहीं लगा। ये बचपन से ही आर्ट के प्रति, आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, इस सब के प्रति बहुत उस तरफ से क्या कहते हैं, इंक्लाइंड रहते थे। 10 साल के ही उम्र में वो उस तरह के पेंटिंग वाले स्कूल में गए। ऐसा कहा जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन ये बहुत कम, अर्थात ना के बराबर ग्रहण किए थे, लेकिन पेंटिंग और पोएट्री के प्रति इनका के प्रति बहुत गहरा लगाव था। इनका कहना था कि पेंटिंग, पोएट्री और म्यूजिक, ये 3 चीजें हैं जिसके द्वारा मनुष्य गॉड से कन्वर्सेशन कर सकता है, ईश्वर से बात कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि पेंटिंग, पोएट्री, म्यूजिक के प्रति इनका क्या सोच था। लाइफ टाइम में इनको जो शोहरत मिलना चाहिए था, जो प्रसिद्धि, जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, वो प्रसिद्धि, वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। रिकॉग्निशन की तो बात ही छोड़िए, लाइफ टाइम में इनको तो लोग पागल तक समझने लगे थे। रॉबर्ट साउदे तो इनको इंसेन तक कह डाला था 1811 में, जब इनके यहाँ विजिट करने गए थे। लेकिन ये ऐसा थे नहीं, ये बहुत मिस्टिक थे। ये कहा करते थे कि मैं जो कविताएं लिखता हूं वो स्वप्न में स्पिरिट आती हैं, और वो स्पिरिट्स जो हैं हमको डिक्टेट करती हैं कविताएं लिखने के लिए। मैं तो सिर्फ लिख डालता हूं, डिक्टेट तो वो स्पिरिट्स करती हैं। और इनके लिए पोएट्री जो था, पोएट्री वाज नॉट अ मैटर ऑफ प्लेजर, बल्कि रिवोल्यूशन था। इनका मानना था कि पोएट्री प्लीज करने का काम नहीं करती है, बल्कि रिवील करने का काम करती हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी, सबसे बड़ी खासियत थी कि कविता तो लिखते ही थे, लेकिन उन कविताओं से रिलेटेड ये पेंटिंग्स भी बनाया करते थे। जोफ्रे चौसर की जो वर्ल्ड फेमस रचना है कैंटरबरी टेल्स, उस पर ये बहुत सारा पेंटिंग्स बनाए हैं। जो डिवाइन कॉमेडी है उस पर ये बहुत सारे इनका पेंटिंग्स हैं, इनग्रेविंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत थी। जैसा कि मैं कहा कि लाइफ टाइम में ही वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इनको लोग अच्छा इज्जत नहीं दिए, और ये बड़ी मुश्किल से अपना अर्निंग जुटा पाते थे। किसी तरह से 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पाते थे। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनके फॉलोअर बने, जो सही में जो क्या कहते हैं, जो पेंटिंग है, जो विजुअल आर्ट है, उसको पहचान पाते थे, वो इनके फॉलोअर भी बने। लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। इनको अपने पेंटिंग्स को कुछ सीलिंग में बेचना पड़ता था अपने रोजी रोटी चलाने के लिए। अपने समय में इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन आज इनको कहा जाता है कि फाउंडेशनल फिगर, विलियम ब्लेक इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडेशनल फिगर ऑफ रोमांटिक पोएट्री एंड विजुअल आर्ट्स। ये है इनका महत्व आज के समय में। समाज में बहुत सारी चीजें उस समय हुआ करती थी, जो इनइक्वालिटी थी, जो हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो शोषण वगैरह होता था, उन सब चीज के प्रति भी इनका जो विचार था इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। अगर फेमस कविताओं की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारा है। पोएटिकल स्केचेज है जो कि 1743 में आई,
या फिर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में आई, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ठीक 5 साल बाद 1794 में प्रकाशित हुई। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये कहा जाता है कि, या ये खुद कहा करते थे कि जो ह्यूमन सोल होता है उसी का दो रूप है, एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और दूसरा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आज की जो कविता है द चिमनी स्वीपर, इसमें हम देखते हैं कि एक बच्चा है, स्वीपर है, वो क्या करता है, चिमनी स्वीप करता है, चिमनी बुहारता है। और उसी का एक दोस्त है टॉम डेकर, जो कि एक दिन सपना देखता है। सपना में क्या देखता है, आगे क्या होता है, इन सब चीजों को इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे। इस कविता में हम देख सकते हैं कि कवि जो है विलियम ब्लेक जो है, जो चाइल्ड लेबर है, उस पर ये सॉफ्ट टोन में ही सही लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा किए हैं। और वो ऐसा दौर था, 18th सेंचुरी एक ऐसा दौर था जबकि छोटे छोटे बच्चों को, वो भी कितना छोटा बच्चा को, 6-7 साल के बच्चा को इन सब कामों में, जो कि इनह्यूमन था, अमानवीय काम होते थे, कठिन काम होते थे, उन कामों में लगा दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ यह भी देखने को मिलती है कि इवन पेरेंट्स शोल्ड देयर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि अपने माने बच्चों को लोग बेच दिया करते थे। जो मास्टर स्वीप हुआ करते थे, मास्टर स्वीप माने स्वीपरों का ही वो क्या कहते हैं, जो हेड हुआ करता था, उसके हाथ बेच दिया करते थे। कुछ 2-4 सीलिंग, 5 सीलिंग, 8 सीलिंग, या मुश्किल से 2-4 गिनीज में बेच दिया करते थे। सोचिए किस तरह के पेरेंट हुआ करते थे, या फिर उनकी किस तरह की मजबूरियां रही होंगी। और वो जो स्वीपर हुआ करते थे, जो जाते थे काम करने के लिए, शुरू में उनको मास्टर स्वीप ट्रेनिंग दिया करता था, और उनका जो रहने का जो ढंग होता था, जगह हुआ करता था, माने हम कह सकते हैं कि एक आध मास्टर स्वीप को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मास्टर स्वीप होते थे वो बाकी सब स्वीप को वैसे ही रखते थे जैसे कि कोई जानवर। और आज के समय में तो अपने जानवर को भी लोग उस तरह से नहीं रखते हैं, मतलब जानवरों से भी बदतर स्थिति हुआ करती थी उन छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चों की। तो आज उन्हीं में से कुछ है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ऐसे तो बहुत सारी कविताएं हैं बच्चों पर आधारित, लेकिन एक खासियत है विलियम ब्लेक की। विलियम ब्लेक डज नॉट स्पीक ऑफ द चिल्ड्रेन और डज नॉट स्पीक फॉर द चिल्ड्रेन, बट ही लेट्स द चिल्ड्रेन स्पीक। ऐसा नहीं कि वो किसी चिल्ड्रेन के बारे में बोलते हैं, उनकी कोई चर्चा करते, नहीं। विलियम ब्लेक की खासियत है कि खुद बच्चा को अलाउ करते हैं कि तुम खुद अपने बारे में बोलो। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें खुद उस चीज को हम देखते हैं कि बच्चा अपनी बात को खुद रख रहा है। ऐसा नहीं कि विलियम ब्लेक उसकी बात को अपने ढंग से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो द चिमनी स्वीपर अर्थात चिमनी को साफ करने वाला, चिमनी जिसमें कि ईंट पकाया जाता है। When my mother died, I was very young। क्या कह रहा है चिमनी स्वीपर? कह रहा है कि When my mother died, I was very young। जब मेरी माँ मरी मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत नन्हा था। और मेरे पिताजी showed me while yet my tongue could scarcely cry weep 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 weep। और मेरे पिताजी ने क्या किया? मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया, और मैं इतना छोटा था कि मैं स्वीप जैसा शब्द भी अटर नहीं कर पाता। स्वीप के जगह मैं वीप कहता था, है ना, स्कार्सली वो वीप वीप कर पाता था। वीप जो आया है यहाँ स्वीप के लिए आया है। किसके लिए आया है? स्वीप के लिए आया है। और कह रहा है कि सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। इसलिए मैं क्या करता हूं, तुम्हारे चिमनियों को मैं साफ करता हूं और उस सूट में ही मैं रहता हूं। सूट वो जो राख है, वो जो गंदगी है, वो जो कालिक है, उसी में मैं रहता हूं। ध्यान दीजिएगा, इन सूट आई स्लीप,
Don't consider it has been used metaphorically. No, यह बिल्कुल लिटरल क्या कहते हैं, शाब्दिक अर्थ में भी वैसा है, लिटररी ऐसा भी है, लिटरल सेंस में ऐसा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, There's little Tom Decker who cried when his head that curled like a lamb's back was saved. So I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. एक दिन की बात है, टॉम डेकर जो कि वो भी एक स्वीपर ही था, चिल्ला उठा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसके जो बाल थे वो सेव कर दिए गए, उसका जो हेड है उस पर से बाल मुंड दिए गए, उसके बाल बहुत सुंदर थे। बच्चा रोने लगता है। तब ये बच्चा, ये एक स्वीपर जो है वो क्या करता है, इस टॉम को कहता है, चुप रहो टॉम, तुमको पता है, ऐसा बुरा मत मानो, ये जो सेविंग हो रहा है, जो बाल मुंडन हो रहा है, तो बुरा मत मानो, क्योंकि जब तुम्हारे बाल नहीं रहेंगे हेड पर तो क्या होगा, ये जो सूट है, ये जो गंदगी है, ये जो राख है, तुम्हारे हेयर को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे, खराब नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाल खराब ना हो, इसलिए क्या किया जा रहा है, हेयर को सेव किया जा रहा है, हेयर को मतलब काट दिया जा रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि चिमनी में जो आग होती है, उस आग से बाल जल न जाए, इसलिए हेड को क्या कर दिया जाता था, सेव कर दिया जाता था, बाल को काट दिया जाता था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि चिमनी जब बहारने के लिए जाते थे बच्चे, तो उस समय तो आग बिल्कुल बुझी हुई रहती थी, बिल्कुल ठंडी रहती थी, तो हेयर जलने की तो बात ही नहीं थी। उनका मानना है कि बाल इसलिए मुंड दिया जाता था, काट दिया जाता था, ताकि उसमें अनवांटेड गंदगी ना बैठे, इसलिए। ठीक है, खैर जो भी हो। एंड सो ही वॉज क्वाइट, एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट। जब ये बच्चा टॉम को समझाता है, टॉम डेकर को समझाता है कि देखो अच्छा है, रो मत, बाल मुड़ा गया तो क्या हो गया, रो मत, अच्छा है, तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे। वो टॉम डेकर मान जाता है, चुप हो जाता है। और उसी रात क्या होती है, उसे एक सपना आता है, वह एक सपना देखता है। और सपना क्या देखता है, सपना देखता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, हजारों स्वीपर्स, जिसमें डीक है, जो है, नेड है, जैक है, ऐसे ऐसे हजारों स्वीपर्स हैं, जो कि वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। वो काले रंग के एक कफन में लॉक्ड है। क्या देखता है सपना में, कि हजारों स्वीपर हैं जो कि काले रंग के कफन में वो लॉक्ड है। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या छोटा बच्चा, कुछ क्रिटिक, कुछ आलोचक का ऐसा मानना है कि क्या उतना छोटा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा कॉफिन के बारे में जानता है, या फिर ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि कुछ विद्वानों का मानना है, कि वो जो सूट काले रंग का होता था, वो जो गंदगी, वो जो राख काले रंग का होता था, और चूंकि दिन रात उसी में उनको काम करना होता था, तो बच्चे बिल्कुल काले हो जाते थे। और उसमें से कुछ बच्चे तो नंगे ही काम करते थे। 6-7 साल बच्चा का उतना होश भी नहीं रहता है, ना उसके माँ है उसके साथ, ना पिता है, बस वो तो मशीन जैसा काम कर रहे हैं। तो वो बच्चा देखता है कि काले रंग के कॉफिन में सब लॉक हैं। और तभी क्या होता है, एंड बाई केम एन एंजल, और तभी क्या होता है कि एक एंजल, एक देवदूत आता है, और उस देवदूत के हाथ में एक बहुत चमकीली चाबी रहती है, और उस चमकीली चाबी से क्या करता है, एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। वो ब्राइट की से क्या करता है, उस कॉफिन को खोलता है और सब बच्चों को मुक्त कर देता है, सेट देम फ्री, सब आजाद हो जाते हैं। और वहां से दौड़ते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए, हंसते हुए वो चले जाते हैं मैदान में, और आगे फिर वो नदी में जाते हैं, और वहां नहाते हैं, धोआते हैं, चमकने लगते हैं सूरज धूप में।
देन नेकेड एंड व्हाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और उनके जो शूटिंग बैग थे वो तो कब के वो पीछे फेंक चुके रहते हैं। उस सपना में, हकीकत में नहीं, सपना में देखता है कि वो सब बैग वैग जो हम लोग काम कर रहे थे वो सब पीछे हम लोग फेंक दिए हैं। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पॉट इन द विंड, खुशी के मारे झूम रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, हवा का मजा ले रहे हैं, बादलों का आनंद ले रहे हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ इट बी ए गुड बॉय, और एंजल तब क्या कहता है, एंजल मतलब देवदूत, क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर वह एक अच्छा लड़का बनेगा तो क्या होगा, he'd have God for his father and never want joy, तब क्या होगा, उसे पिता के रूप में ईश्वर प्राप्त होंगे और फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। वांट का अर्थ यहां है, वांट का अर्थ यहां है कमी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब ईश्वर ही उसके पिता तुल्य हो जाएंगे तो फिर किस चीज की कमी हो जाएगी। यहां हम देख रहे हैं कि पिता की बात हो रही है, एक पिता है जो कि उसको बेच दिया रहता है ना, यहां ईश्वर पिता के रूप में। और ये कौन कहता है, देवदूत कहता है कि जब तुम अच्छा बच्चा बनोगे। अब एक यहाँ कुछ क्रिटिक, कुछ आलोचक यहाँ प्रश्न खड़ा करते हैं कि उतना छोटा बच्चा को अच्छा बच्चा बनने का मतलब क्या है। यहाँ तो देवदूत के भाषा में या उसका मतलब तो यही हम निकाल सकते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, सूट कलेक्शन का काम कर रहे हो, चिमनी स्वीपिंग का काम कर रहे हो, तो अगर वो तुम काम कर रहे हो विदाउट ऑब्जेक्टिंग, अभी तो छोटा है, कोई ऑब्जेक्शन नाम का चीज ही नहीं है, वो तो जो उसके साथ होगा उसको स्वीकार कर लेना है। लेकिन आगे भी अगर उसको काम को पूरे तन्मयता से विदाउट कंप्लेनिंग करता रहेगा तो भगवान उसके पिता के रूप में आएंगे, हेल्प करेंगे। मतलब यहाँ हम, जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं हिंदुस्तान में कि चलो जो भी है, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है बढ़िया से करते चलो, जब मरने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, कर्मों का हिसाब होगा, कुछ उसी तरह का चीज है यहाँ, है ना, रिलीजियस टोन की बात है यहाँ। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज, अब देखिए देवदूत का बात मान लेता है, तब ना देवदूत का बात जब मान लिया कि अगर अच्छा बच्चा बनोगे तो फिर टॉम जगता है, और जग जाता है कब, केवल टॉम ही नहीं जगता है बल्कि हम लोग मतलब बाकी जो स्वीपर हैं वो रोज इन द डार्क, चिमनी स्वीपिंग का काम डार्क में ही चालू हो जाता था, भोर अभी रहता था, हल्का फुल्का अंधेरा रहता था तभी चालू हो जाता। सब टॉम और हम लोग सब जग गए, सुबह में ही अंधेरा में ही जग गए, और हम लोग बैग्स और ब्रशेज सब उठा लिए, काम पर चले गए। अभी कुछ देर पहले सपना में क्या देखा कि बैग सब फेंक दिया है, ब्रश सब फेंक दिया है, लेकिन वो तो सपना है ना, सपना तो सपना है। वो बैग और ब्रश लेकर के काम पर चले जाते हैं। और आगे क्या करा है, दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, यद्यपि सुबह ठंडी थी, इंग्लैंड तो ऐसे ही ठंडा मुल्क है, सालों भर ठंडक पड़ती है, तो कह रहा है कि यद्यपि सुबह ठंडी थी, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, टॉम सपना देखा था, एक छोटा बच्चा है। यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि उसके तरफ इशारा किया है विलियम ब्लेक ने, कि छोटा बच्चा है, सपना, अगर सियाना आदमी रहता तो जैसे ही सपना से बाहर आता समझ जाता है कि ये तो फॉल्स है, ऐसा कहाँ संभव है, लेकिन छोटा बच्चा है, उसको सपना में विश्वास है और वो विदाउट कंप्लेनिंग जग जाता है, ब्रशेज वगैरह सब उठाते हैं, काम पर चले जाते हैं। यद्यपि सुबह ठंडी थी, टॉम हैप्पी है क्योंकि सपना में देवदूत आया है, एक आशा दिलाया है, एक विश्वास दिलाया है। और यद्यपि ठंडा था, ठंडा का मौसम था, बहुत ठंडक थी, लेकिन टॉम वाज वार्म, लेकिन टॉम को गर्मी महसूस हो रही थी। किस चीज की गर्मी, किस चीज की उष्मा महसूस हो रही थी, वो जो एंजल ने उनसे मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है इस कविता की, वो इसमें आयरनी भी है, केवल सिंपल वो नहीं है। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म,
अब प्रश्न उठता है कि कह रहा है कि सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, कि अगर सब कोई अपना ड्यूटी करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो उसे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यह किसको कहा जा रहा है कि अगर सब कोई अपना ड्यूटी करेंगे? क्या वो छोटा बच्चा जो कि अभी 6 साल 7 साल का है, वो कितना समझ पाएगा? और वो क्या उसका ड्यूटी है सूट कलेक्शन, चिमनी स्वीपिंग? क्या पढ़ाई लिखाई उसके लिए नहीं है? तो ये फिर किसके लिए है? ऐसे प्रथम दृष्टिया तो ये लगता है कि उस बच्चा के लिए ही है, लेकिन विलियम ब्लेक इस लाइन में आयरनी डाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि जिम्मेवार हैं कि उतना छोटा छोटा बच्चा चिमनी स्वीपिंग में लगा हुआ है। अब एक और चीज हम यहां देख सकते हैं कि यहां सपना की भी बात हो रही है। 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, वैसे तो वो फिजिसिस्ट थे, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड। वो साइको एनालिसिस के जन्मदाता माने जाते हैं और ड्रीम पर इनका बहुत थियरी है। ड्रीम थ्योरी इन्होंने दिया था और कहा था कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू ह्यूमन अनकॉन्शसनेस। क्या कहा था? कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू ह्यूमन अनकॉन्शसनेस। जो मानव अचेतन है, जो अचेतन मन है, हम लोग समझते हैं कि अचेतन में क्या है, कुछ है, लेकिन वो कहते थे कि कॉन्शस पार्ट जो है ओनली 1/8 है, जो अनकॉन्शस पार्ट है वो तो 7/8 है। असली चीजें तो वहीं जाकर के रहती हैं जो दमित इच्छाएं हैं। बच्चा देख रहा है सपना कि एक देवदूत है, उसके सपने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ टॉम डेकर? टॉम डेकर का जो सपना है उसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर सिगमंड फ्रायड से कहा जाए तो ये कहेंगे कि बच्चा सपना इसलिए देख रहा है कि उसके अंदर जो दमित इच्छा है, वो चाह रहा है कि मैं यहाँ काम न करूं, मैं खेलूं कूदूं, नदी में नहाऊं, बादलों में उड़ूं। तो वो जो चीज है वो आप देख सकते हैं यहाँ सपना में उसको दिखाई पड़ता है। अगर उस तरह का सपना ना आए तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो सकता है। आज के जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं बच्चा है, उसके अंदर की जो इच्छा है सपना में आ रही है, और छोटा बच्चा है इसलिए उन सपनों पर उसे जगने के बावजूद भी विश्वास है। और कैसे हम कह सकते हैं कि विश्वास है? क्योंकि वो जैसे ही सुबह होता है, टॉम वोक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। बैग और ब्रश लेकर के चले जाते हैं। तो यह है आज की कविता जो कि तत्कालीन 18th सेंचुरी में छोटे छोटे बच्चों को, और ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चे कब से कब तक काम करते थे? 6 साल 7 साल से लेकर के मुश्किल से 12-13 साल काम करते थे। इसके बाद इनको हटा दिया जाता था। क्यों हटा दिया जाता था? क्योंकि इनका हाइट तब तक उतना ज्यादा हो जाता था कि उस नैरो जो चिमनी था उसमें वो बढ़िया से काम नहीं कर पाते थे। तो 12-13 साल आते आते उनको फिर हटा दिया जाता था। ठीक है। कविता में अगर लिटरेरी डिवाइस की चर्चा किया जाए तो इमेजरी तो है ही, आयरनी भी है, रिपीटिशन भी है, सिंबोलिज्म भी है। आयरनी कहाँ है? आयरनी हम देखते हैं कि आयरनी कि कहा जा रहा है छोटा बच्चा से कि अगर वह काम करेगा तो गॉड विल बी हिज फादर। अब छोटा बच्चा से कहा जा रहा है कि गॉड विल बी हिज फादर, लेकिन क्या वह बच्चा रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए? क्या यह बात उस बच्चा से कहा जाना चाहिए, या कि जो बड़े लोग हैं जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? और यहां हम देख रहे हैं कि जो रिलीजन है उस बच्चा से तो कह रहा है कि इफ यू विल बी गुड बॉय, इफ यू विल परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल, लेकिन उन लोगों से कहीं भी नहीं कह रहा है जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां आयरनी तो है ही, इमेज भी है बहुत सारे चीजों का, रिपीटिशन भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ
वीप 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 वीप। तो ये क्या है? ये रिपीटिशन है। अगर हम राइम स्कीम की चर्चा करें तो हम देख सकते हैं कि जो लास्ट वर्ड्स हैं, जैसे यहां यंग, टंग, वीप, स्लीप, हेड, सेड, बेयर, हेयर, यानी पहला जो लाइन है दूसरे लाइन से राइम कर रहा है, तीसरा जो है चौथे से राइम कर रहा है, पांचवा छठे से राइम कर रहा है, सातवां आठवें से राइम कर रहा है, ठीक ना। ए बी बी, सी सी, डी डी, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। और जहां तक मीटर का सवाल है तो लगभग इसमें हम कहेंगे कि यह आयम्बिक मीटर में लिखा गया है। तो आज का वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ 2 पेंटिंग है, इसके बारे में चलते चलते मैं थोड़ा सा कुछ बता देना चाहूंगा। जैसा कि मैं बताया था कि द चिमनी स्वीपर जो कविता है यह 2 बार लिखी गई है, मतलब 2 कविता लिखी गई है। ये एक जो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के लिए और दूसरा जो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। तो ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वाली है द चिमनी स्वीपर, और यह जो कविता है ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस वाली है। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग है, बच्चों का यहाँ चित्र भी है। यहाँ भी एक बच्चा है जो कि अपना शूटिंग बैग जो है अपने पीठ पर लिए हुए है। और यह दोनों का दोनों पेंटिंग आज के डेट में भी आप येल यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं, दोनों पेंटिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।